Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, in the other lecture we have discussed the reflection of light from one medium to another medium. In simple terms, तो मैंने उस वक्त आपको एक छोटी सी definition बताई थी कि reflection of light simply means the bending of light when it passes from one medium to another medium, or when it passes from one medium with one refractive index and to the another medium with different refractive index. और एक definition, it simply means the change in the path of light when it passes from one medium to another medium. तो उसके बाद आज का हमारा टॉपिक जो है इट्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास स्लैब. आप लोगों ने तो अपने स्कूल की लैब में तो ग्लास स्लैब देखी होगी, जो सिंपली एक रेक्टेंगुलर शेप होती है, ग्लास की बनी होती है. तो उसके बीच में से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे होती है, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे. वी नो दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज डिफरेंट टू दैट ऑफ द ग्लास. Glass is having different refractive index, air is having different refractive index, water is having different refractive index. तो जब light ray, for example, if this is a glass slab, तो light ray जो है सीधे अगर हम लैब में अपनी बात करेंगे लैब की, तो वो एयर से होके इस ग्लास स्लैब के थ्रू पास होती है, तो वो रिफ्रैक्शन दिखाती है. That means when the light passes through this glass slab, it bends towards the normal. तो पहले फेज पे ये towards the normal bend करती है, and when it leaves the glass slab, it moves away from the normal. तो रीजन आपको मैंने पिछली बार ही बताया था कि when the light ray passes from rarer medium to denser medium, it will bend towards the normal, and when the light ray passes from denser medium to rarer medium, it will move away from the normal. तो वही चीजें यहाँ पे होती हैं. यहाँ पे पहले लाइट एंटर करती है इस ग्लास स्लैब में, तो वो पहले फेज में तो लाइट रे बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि वो एयर से ग्लास में आती है, रेयर से डेंसर मीडियम में आती है, और सेकंड इंटरफेस में वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आती है, दैट इज फ्रॉम ग्लास टू एयर. तो वो मूव करते हैं अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो वही उसकी पाथ जो है वो किस तरीके से लाइट रे जो है कैसे बेंड होती है एक ग्लास स्लैब में, आज हम वही पढ़ेंगे. और इसके रिलेटेड डिफरेंट चीजें जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब विथ रेस्पेक्ट टू एयर, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास पढ़ेंगे. इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एंगल ऑफ डिविएशन क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो क्या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आज हम वही पढ़ने जा रहे हैं. लेट मी स्टार्ट विद द इंसिडेंटल लाइट रे. फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक इंसिडेंटल लाइट रे है, ये सिंगल लाइट रे कोई पर्टिकुलर कलर की है. वो लाइट रे मान लीजिए कि एल है इंसिडेंटल लाइट रे, जो इंसिडेंट हो रही है इस ग्लास स्लैब पे, मान लीजिए इस ए बी सरफेस पे, और ये सी डी दूसरी सरफेस है. ये ए बी सी डी हमारे पास ग्लास स्लैब है, और हम क्या ले रहे हैं, हम एक लाइट रे ले रहे हैं जिस इंसिडेंट कर रहे हैं इस सरफेस पे, इस वाली इंटरफेस पे, दैट्स ए बी. तो ये इंसिडेंटल लाइट रे जो है इट विल मेक सम सॉर्ट ऑफ एंगल विद नॉर्मल. मान लीजिए दिस इज द नॉर्मल, से दिस इज ए नॉर्मल. तो जो एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के दरमियान बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, that's I1. Say for example we will name it as I1. जो ये इंसिडेंट रे KL है, इसकी जो ऑरिजिनल पाथ है, it should move in a straight line. It should move in a straight line without deviation if there would have been no glass between them. तो कहने का मतलब है कि ये जो लाइट रे है इंसिडेंट KL है, ये सीधे चलनी चाहिए थी अगर ये एक ही मीडियम में चलती. लेकिन यहाँ पे होता क्या है, ये इस एयर मीडियम से इस ग्लास डिफरेंट मीडियम में आ जाती हैं, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ जाती हैं, तो ये बेंड हो जाती हैं. अब ये जब रेयरर से डेंसर में आती हैं तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. दैट मीन्स दिस वाज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द लाइट रे. नाउ बट इट डज नॉट फॉलो दिस original part, but it
bends towards the normal in this way. Say KL was the incidental light ray. The original path was this KL. Say this is Y. But it does not follow this path because light ray passed from rarer medium to denser medium. According to rules, it will bend towards the normal. That means now the bended ray is LM. तो ये जो लाइट रे है ये बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल, इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे. दैट मीन्स ये रिफ्रैक्ट हो गई, बेंड हो गई. इसको हम LM को हम कह सकते हैं रिफ्रैक्टेड रे. और जो अब नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान एंगल बन गया इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. दैट इज R1. दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. अब इस फेज से दूसरे फेज में अब आ गई लाइट रे. अब दूसरे फेज पे आ गई. पहले एयर में थी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए था. फिर किस में चली गई म्यू जी, दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास के बाद ये फिर से किस में ग्लास से एयर में चली जाएगी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए है. दैट मीन्स अब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में चली जाएगी. इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो मान लीजिए ये यहां पे एक नॉर्मल है. According to rules, when the light ray passes from denser medium to rarer medium, it will bend away from the normal. तो ये इसका ओरिजिनल पाथ इस तरीके से था कुछ, लेकिन ये यहाँ पे away from the normal bend हो जाएगी इस तरीके से. That means this MN is the emergent ray. This was the incident ray. This is the refracted ray. And this is the emergent ray. जो इमर्ज हो गई, जो यहाँ पे एंगल बन गया इसको इमर्जेंट एंगल कह सकते हैं. और हम इसको रिफ्रैक्टेड एंगल भी कह सकते हैं. दैट्स R2. दिस इज द I1. दिस I2. दिस वन इज I2. दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द इंटरफेस ऑफ DC, ऑन द फेस ऑफ DC ऑफ द ग्लास स्लैब. तो यहाँ पे मैंने देखा कि लाइट रे पहले बेंड हो गई टुवर्ड्स द नॉर्मल व्हेन इट पासेस from rarer medium to denser medium, or when it passes from air to glass. And at the second phase it bends away from the normal because it passes from glass to air, that is from denser medium to rarer medium. तो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगा, दैट इज ये जो इमर्जेंट रे हैं ये पैरेलल होती है किसके, जो ओरिजिनल पाथ थी इंसिडेंट रे की. जो पहले इंसिडेंट रे थी ये उसके ओरिजिनल पाथ के पैरेलल होती हैं. तो ये जो पैरेलल डिस्टेंस इनके दरमियान है इसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और हम कह सकते हैं लेटरल शिफ्ट. लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट भी कह सकते हैं. अगर आपको सिंपल टर्म्स में समझाने की कोशिश करूंगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट सिंपली एक वर्टिकल डिस्टेंस होती है from emergent ray to the original path of the incidental light ray. इनके दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ये इसके पैरेलल होती है, जो इसके दरमियान डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. सिंपल सी बात है. और जो इस ऑरिजिनल पाथ और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान एंगल बनता है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन. इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डिविएशन रिप्रेजेंट बाय डेल. तो ये चीजें हैं कुछ. अब हम यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप पढ़ेंगे. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस एयर. तो लेट अस स्टार्ट दैट विथ सिनेलर्स लॉ. अगर हम सिनेलर्स लॉ यहाँ पे यूज करेंगे, ये एयर से ग्लास में चली जाती है. तो अकॉर्डिंग टू सिनेलर्स लॉ यहां पे साइन इस तरह लिख सकते हैं, म्यू ए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन आई एंगल ऑफ I1 दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू म्यू जी साइन R1 अकॉर्डिंग टू सिनेलर्स लॉ. तो विच इंप्लाइज यहां पे मुझे बनेगा दैट इज साइन I1 बाय साइन R1 इज इक्वल टू म्यू जी बाय म्यू ए. That is refractive index of air with respect to glass. Say name it as first.
इस इंटरफेस पे मैं कैलकुलेट कर रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब यहाँ पे दूसरे इंटरफेस दैट इज डीसी पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनको मैं रिलेट करूंगा, दैट इज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। यहाँ पे भी सिग्नल लॉ यूज करूंगा बट एट दिस डीसी साइड। सो हियर एट डीसी साइड according to Snell's law, mu g sin I2 is equal to mu a sin R2, और मैं कह सकता हूं sin I2 divided by sin R2 is equal to mu a by mu g, और मैं कह सकता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसको लेट अस गिव इट अ नेम सेकंड। हो गई दो रिलेशनशिप। अब तीसरी देखो हम क्या करेंगे। से मान लीजिए हमने एक छोटा सा मिरर यहाँ पे फिक्स किया, इस एंड पॉइंट पे हमने फिक्स किया सच दैट कि ये इमर्जेंट रे जो है ये 90 डिग्री एंगल बनाते हैं दिस मिरर के साथ। आप लोगों को पता है जब एक लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हम किसी मिरर पे करते हैं, इट रिटेन्स इट्स पाथ, इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक थ्रू द सेम पाथ जिस पाथ से वो आई होगी। तो यहाँ पे भी वही चीज हो जाएगी। जब हमने एक यहाँ पे छोटा सा मिरर फिक्स किया तो लाइट रे जो इमर्जेंट लाइट रे थी जब शीशे के साथ टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट होके इसी पाथ को फॉलो करेगी। जब वो इस डीसी फेस पे पहुंचेगी तो यहाँ पे वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, एयर से ग्लास में चली जाएगी तो ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। और जब ये ए बी सरफेस को दैट मीन्स रिवर्स केस हम इस वक्त कर रहे हैं तो वो यहाँ पे इमर्ज हो जाएगी, इट विल डिविएट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अब अगर मैं रिवर्स में यही सिग्नल्स लॉ यूज करूंगा यहाँ पे फ्रॉम दिस एयर टू ग्लास, तो जो यहाँ पे R2 था वो अब इंसिडेंट एंगल बनेगा, जो I2 था वो रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा। तो वही चीज यहाँ पे यूज करूंगा मैं। तो यहाँ पे मुझे बनेगा अकॉर्डिंग टू सिग्नल्स लॉ ये बनेगा म्यू ए साइन R2 इज इक्वल टू म्यू जी साइन I2, और ये बनेगा साइन R2 बाई साइन I2 इज इक्वल टू म्यू जी बाई म्यू ए, और मैं कह सकता हूं इट्स अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसको हम थर्ड नेम रखेंगे। नाउ मल्टीप्लाइंग द सेकंड विथ थर्ड, मल्टीप्लाइंग द सेकंड विथ थर्ड, multiplying second with third we get that is sin I2 by sin R2 is equal to multiplied by sin R2 by sin I2, और यहां पे मुझे बनेगा which is equal to म्यू जी साइन ए इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू जी, और ये यहाँ पे 1 बन जाएगा, और 1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जी विथ ए इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ जी। और मैं यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1 by रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। यहाँ पे मैंने ये रिलेशनशिप डराइव की, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर फॉर एग्जांपल इस रिलेशन से मैं ये कंक्लूड करता हूं कि अगर फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि वाटर का या एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था से इट वाज 2, फॉर एग्जांपल से द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर वाज 2, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with air is equal to 1 by 2, that is the reciprocal of the refractive index of the first medium with the second medium। so इस तरीके से मैं रिलेशनशिप निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊंगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास इज 2, then the refractive index of glass with respect to air is 1 by 2, this is a relation which has been derived from this equation। तो इससे हमें ये चीजें पता चलती हैं। और इसके बाद और एक चीज दैट इज अगर मैं रिलेट करूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू
ए जी, यहां पे भी यहां पे है म्यू ए जी। यहां पे इसको मैं थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन करूंगा इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल यहां पे है साइन आई बाई साइन R1 इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन R2। तो यहां पे साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे, साइन है साइन है, और यहां पे बनेगा मुझे साइन R1 इज इक्वल टू साइन R2, सॉरी साइन I इज इक्वल टू साइन R2। आप यहां पे देख लीजिए क्लियरली, ये इंसिडेंट एंगल जो होता है इट इज इक्वल टू दिस रिफ्रैक्टेड एंगल। यहां पे क्लियरली इस इक्वेशन से ये दिखता है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो इमर्जेंट एंगल के बराबर होता है। होगी ये दो चीजें, और एक चीज है यहां पे मैं बताऊंगा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। जब एक लाइट ग्लास स्लैब के बीच में से रिफ्रैक्ट होती है तो किन चीजों या किन फैक्टर्स पे ये निर्भर करता है, और किन फैक्टर्स की वजह से इसके इफेक्ट पे फर्क पड़ती है। पहला फैक्टर अगर हम बताएंगे कि ये इंसिडेंट एंगल जो है कितना है, द फर्स्ट फैक्टर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। पहला फैक्टर यह है कि इंसिडेंट एंगल कितना है, उस पर डिपेंड करते हैं इसकी लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट ज्यादा है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होती है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम होती है। पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर है मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, अब यहां पे मीडियम जो गिलास है, अगर इस गिलास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है दैट मीन्स तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगी। हो गया दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर है थिकनेस ऑफ दिस मटेरियल, दैट इज ग्लास स्लैब, थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो कहने का मतलब है अगर थिकनेस ज्यादा होगी ग्लास स्लैब की तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा होगी, अगर थिकनेस कम होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगी। और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज वेवलेंथ, लैम्डा। वेवलेंथ इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर एक लाइट रे की वेवलेंथ कम है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगी, दैट इज रेसिप्रोकल। सबसे ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट कौन दिखाती है, दैट्स वायलेट। वायलेट जो है, वायलेट कलर जो है सबसे ज्यादा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उसमें होती है क्योंकि वेवलेंथ सबसे कम उसकी होती है, और रेड की सबसे कम लेटरल डिस्प्लेसमेंट होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो ये चार फैक्टर्स हैं जिन पे ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट से फर्क पड़ता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट पे फर्क पड़ता है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिटेक्ट करेंगे इस चीज, अगर हमें ये अब लेटरल डिस्प्लेसमेंट मेजर करनी होगी, अगर ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट जो है ये हम मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे, कौन कौन चीजें हमें नून होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिखता है इंसिडेंट एंगल होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड एंगल होना चाहिए, इमर्जेंट एंगल होना चाहिए जो हमें नून है। तो इन टर्म्स ऑफ दीज एंगल्स I will try to get the expression by which we can find the lateral displacement, जिससे हम ये lateral displacement निकाल सकते हैं। इसके लिए मैं थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्शन यहाँ पे करूंगा पहले। से फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोड्यूस करूंगा इस नॉर्मल को L से लेकर L डैश तक, और एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करूंगा टू दिस प्रोड्यूस्ड लाइट रे, द ओरिजिनल पाथ विच हैज बीन प्रोड्यूस्ड, दैट्स KLY। तो यहां पे इसका नाम MN डैश रखूंगा मैंने दो कंस्ट्रक्शन की। पहली कंस्ट्रक्शन मैंने नॉर्मल को प्रोड्यूस किया टू द सरफेस, दैट इज DC सरफेस, वेयर इट कटस द सरफेस एट L और टचेस द सरफेस एट L डैश। और मैंने दूसरी कंस्ट्रक्शन की, मैंने इस M पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया किस साइड में, LY के साइड में, तो उसका नाम MN डैश रखा। यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे मुझे एक राइट एंगुलर ट्रायंगल बनते हैं, दैट्स LN डैश M। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इन ट्रायंगल LN डैश M, दिस द एंगल डेल्टा, एंगल ऑफ डिविएशन है।
से मैं कह सकता हूं साइन ऑफ डेल इज इक्वल टू दैट इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज द परपेंडिकुलर? दैट इज एम एन डैश बाय हाइपोटेन्यूज इज एल एम. और दिस एल एम इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट. दिस एल एम जो है जो एम एन डैश है, दिस द लेटरल डिस्प्लेसमेंट है. तो यहां पे मैं एल एम एन डैश की ही वो एक्सप्रेशन निकालूंगा और मैं ऐसे लिख सकता हूं एम एन डैश इज इक्वल टू एल एम साइन डेल. मान ली इसका नाम मैं फर्स्ट रखूंगा. नाउ दूसरी ट्रायंगल लेता हूं. दूसरी ट्रायंगल कौन सी है? एल एल डैश एम, राइट एंगल एट एल डैश. तो इन ट्रायंगल एल एल डैश एम cos of R1 is equal to, that is base by hypotenuse. What is the base? That's LL dash by hypotenuse, that's LM. और मैं कह सकता हूं यहां पे LM का वैल्यू निकालूंगा, that is LM is equal to LL dash by cos of R1. अब ये LM का वैल्यू जो मैं फर्स्ट में पुट करूंगा, तो पुट LM is equal to LL dash by cos of R1 in first we get, that is MN dash is equal to LM के बदले LL dash divided by cos of R1 into sin del. ये LL dash is the thickness of this this glass slab. This LL dash is the thickness of this glass slab. मान लीजिए the thickness of glass slab is T, तो we will write it as Mn dash is equal to T by cos of R1 and into sin this del angle. अगर मैं इसका वैल्यू निकालूंगा यहाँ पे, तो क्लियरली यहाँ पे I1 is equal to R1 plus delta, or we can say that the angle of incidence is equal to angle of refraction plus angle of deviation. वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो यहाँ पे क्लियरली ये पता चलता है कि इंसिडेंट एंगल जो है इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द रिफ्रैक्ट एंगल एंड एंगल ऑफ डिविएशन. और मैं लिख सकता हूं एंगल डिविएशन इज इक्वल टू एंगल आई माइनस R1. तो यहां पे मैं इसको ऐसे चेंज करूंगा, दैट इज साइन I1 माइनस R1 जो नून क्वांटिटीज है, और ये मुझे बनेगा ऐसे एम एन डैश इज इक्वल टू टी साइन I1 minus R1 divided by cos of R1. This is the expression by which we can measure the lateral displacement. तो इस तरीके से हम lateral displacement निकाल सकते हैं.